अक्षता वो मेरा ट्रिमर रखा ना? रख लिया बाबा। क्या वहीनी, शादी को तो अभी 10 ही दिन हुए और दादा अभी से आप इतना डिपेंडेंट हो गए। मेरी बात मानो, आपने दादा का इतना ध्यान मत रखो। आप दादा की वाइफ हो यार, कोई सेक्रेटरी थोड़ी ना हो। ये बात सही कही तुमने कोमल। देखो सेक्रेटरी तो तुम ही रहोगी मेरी, और तुम्हारी जगह ना कोई और ले नहीं सकता। और वहीनी, आप हनीमून पर जा रही हो, कोई मंदिर नहीं जा रही हो। क्या साड़ी पहनी हुई है आपने? चुप करना, अभी चेंज करती हूँ। हाँ ओके। अरे सुन, बाली पहुंच के फोन कर लेना। हाँ। और घर का खाना ले जाना, पता नहीं वहां कैसा खाना मिलेगा। पापा, दादा हनीमून के लिए जा रहे, और वैसे भी दादा आपको वहां खाने की याद आने वाली है क्या? कोमल तू घर में दही भी नहीं है, ये दोनों बाहर गांव जा रहे हैं, इनके हाथ पर दही शक्कर नहीं रखना है क्या? बाबा मियां तो नहीं। क्या वहीनी, बाली की तैयारी अभी से शुरू कर दी? ओके ओके, कीप इट अप, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं देखती हूँ। रचित, हाँ देखो किसका गिफ्ट आया है। मिस्टर सालकर लिखा है। लाओ मैं देखता हूँ। अभी भी गिफ्ट आ रहे। अरे अरे अरे, ठहरो 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 ठहरो, अरे ये पुणे वाले पोते का होगा। मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर प्राजक्ता भोसले, मैं इस केस के इंचार्ज हूँ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये सब एग्जैक्टली कब, कैसे और कहाँ हुआ? एक कुरियर आया था, आजोबा ने खोला और ये सब हो गया। कौन लेकर आया था वो कुरियर? किसने आईडी चेक किया उसका? दरवाजा वहीनी ने खोला था। कुरियर किसके नाम पे था? आई एम सॉरी, हम ओंकार नाथ जी और रचित को नहीं बचा पाए। कमले, इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा। क्राइम लोकेशन पे जाके चेक करते हैं। सालकर साहब के फ्लैट पे कुरियर वाला आया था, उसकी एंट्री दिखा। सर यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, बहुत से लोग तो एंट्री भी नहीं करते हैं। सर वो सीसीटीवी खराब है। तो तू क्या यहाँ पे मक्खी मारने के लिए है?
मैडम ब्लास्ट यहाँ हुआ था। धमाके का रेडियस 5 मीटर के लगभग होगा और बम बनाने वाले ने कीलो का इस्तेमाल किया। बम बनाने के लिए अक्सर नोकीली कीलो का इस्तेमाल किया जाता है जो कि धमाके के बाद चारों तरफ फैल जाएं और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें। शायद इसलिए अक्षता को कम चोट पहुंची। हो सकता है वो बम के 5 मीटर के रेडियस के बाहर हो। मैडम ये भी हो सकता है कि कीले पहले जमीन पे और फिर दीवार पे टकरा के उछली हो और फिर अक्षता को लगी हो। मैडम इस रेसिड्यू को एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉम्ब में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज हुआ था। एक्सक्यूज मी। क्या देख रहे थे? दरवाजा क्यों बंद किया? किधर मैडम? मैं तो अंदर ही था। खाना खाली गड़ गए। मैडम वो सालकार काका के घर पे ब्लास्ट हुआ और सुबह से पुलिस भी आई है तो बस वही देख रहा था। अच्छा, बहुत नजर रहते तेरी आस पड़ोस में। तो ये भी देखा होगा तो सुबह यहाँ कुरियर कौन देके गया? मैम एक मिनट। मैम ये किसी कुरियर के पैकेट का लेबल लगता है। ये पूरी तरह जल चुका है लेकिन एक वर्ड दिख रहा है, चकाला। काबले, ओ मैडम। चकाला के सारे कुरियर एजेंसी में चेक करो, पता करो ये कुरियर कहाँ से भेजा गया। ओ मैडम। माफ कीजिएगा आने में देर हो गई। एक्चुअली पुणे हाईवे पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अक्षु कैसे है बेटा? अंकल डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, अभी भी क्रिटिकल है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अभी अभी तो मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां आई थी। 10 दिन पहले शादी हुई, हनीमून जा रहे थे। मेरा रचित चले गए, बाबा चले गए। अक्षु उससे भी अभी होश नहीं आया। बाबा तुम शांत रहो। अब पुलिस ने घर तो सील कर दिया है तो हम वहां नहीं जा सकते। बाबा में मेरे कजिन के घर हम लोग रुके हुए हैं तो आप लोग भी वहां आ सकते हैं। नहीं नहीं, फालतू में हम आपके रिश्तेदार को क्यों तकलीफ दे, हम होटल में रह लेंगे। जैसा ठीक लगे बेटा। तुम्हारा भाई रचित और अक्षता के बारे में बात करनी थी। दादा की शादी 10 दिन पहले ही हुई थी। दादा बहुत खुश थे, हनीमून के लिए निकलने वाले थे कि ये हादसा हो गया। शादी लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज? 2 महीने पहले ही सब डिसाइड हुआ था। अच्छा, ये जो पार्सल आया था वो किसके नाम से आया था? पता नहीं, पर वहीनी ने उसे रिसीव किया था। उन्हें लगा कि वेडिंग गिफ्ट है। दादा से कहा खोलकर देखने को, पर तब तक अजोबा आ गए और जैसे ही उन्होंने खोला तो इस एड्रेस पे यहीं से कुरियर गया था। जी सर, इसी जगह से गया था। किसके नाम पे गया था? सर मिस्टर सालकर। इसकी डिटेल मिल सकती है? जी सर, मैं आपको प्रिंट आउट ला कर देता हूँ। सर बी ब्रेव कोमल, जिसने भी तुम्हारे भाई और आजोबा के साथ ये किया है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। डोंट वरी। एक बात बता, क्या तुम्हारे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हम सीधे साधे मिडिल क्लास लोग, हमारी किसी से क्या दुश्मनी। फिर भी कुछ ऐसा हुआ हो जो अजीब लगा हो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। हाँ, शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ था। हेलो हेलो, होल्ड ऑन, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकंड रुकिए।
हाँ हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ हाँ, एक सेकंड। अरे हाँ, मैं इधर ही हूँ। एक सेकंड होल्ड रखना। रुको। रितिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचित से मिलने आई। लेकिन आज तो दादा की शादी है। तो शादी है तो क्या हुआ, मिल नहीं सकती उससे? रुको कृतिका, आज के दिन कोई ड्रामा नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से, जाओ। तुमको ये बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी कंप्लेन मैं पुलिस से करूंगी। क्या महंगा पड़ेगा? आप अंदर जबरदस्ती घुस रही थी, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। रितिका तो आई तमाशा करनी थी। वो दादा की एक्स गर्लफ्रेंड जो है। यहाँ पे आसपास सी प्रिंसेस नाम की कोई बिल्डिंग है? ये नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है इधर साहब। पक्का? पक्का साहब, 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ यही इलाके में। हर एक बिल्डिंग का नाम पता है मुझे। मैम, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई है मैम। हाँ। रिपोर्ट्स के हिसाब से पार्सल में जो बम भेजा गया था वो होममेड था, क्योंकि बम बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया था वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मतलब ये किसी एक्सपर्ट का काम नहीं है, ये किसी नौसिखिए का काम है। और गन पाउडर? वही मैम, जो दिवाली के पटाखों में यूज की जाती है। रियली? जय मैडम, कुरियर पे जो एड्रेस था उसका पता किया, नाम, पता, फोन नंबर सब फर्जी है। ये जो भी कोई है बम बनाने में अमेचर है, लेकिन दिमाग से शातिर है। अब तक 2 लोगों की जान ली है उसने, और वो भी बिना सामने आए। प्राइम सस्पेक्ट तो एक ही है जिसके पास मोटिव हो सकता है, रितिका। मुझे नहीं पता था कि रचित की डेथ हो चुकी है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मौत का गम बाद में मना लेना। पहले ये बताओ कि उसकी शादी में क्यों गई थी? ऐसी क्या जरूरी बात थी? मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी थी। मैं वहां उससे नहीं, उसकी होने वाली पत्नी अक्षता से मिलने गई थी। क्यों? सच बताने। कैसा सच? यही कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, बात वो नहीं है। मैं और रचित कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 2 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। फिर 2 महीने पहले उसने मुझे वापस कॉल किया और बोला कि मुझसे मिलना चाहता है। मुझसे भी रहा नहीं गया और फिर हम दोनों मिले। फिर हम दोनों ने एक रात एक साथ होटल में गुजारी। मुझे लगा वो मुझे सच में मिस करता है और मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है, पर उसने तो मेरे इमोशंस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। उस दिन के बाद ना तो उसने मेरा फोन उठाया और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। फिर एक दिन सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने उसका स्टेटस देखा तो पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है और शादी होने वाली है। उसने ना ही सिर्फ मुझे धोखा दिया है पर अपनी होने वाली पत्नी अक्षता को भी धोखा दिया है। यही बताने गई थी मैं वहां, पर कोमल ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, अपना नंबर देकर रखना और पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना शहर छोड़कर जाने की गलती मत करना, समझी? नंबर दो। अक्षता अब खतरे से बाहर है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। मिसकैरेज हुआ है। अक्षता पहले से प्रेग्नेंट थी और किसी और का बच्चा उसके पेट में था और उसकी शादी मेरे बेटे से कर दी। ये क्या आपने? आपको सब पता था ना? बाबा आप शांत हो जाओ प्लीज। देखिए ये बात हमें भी पता चली। क्या धोखा दिया आपने? धोखा दिया आपने? देखिए आप मेरी बेटी को धोखेबाज मत कहिए। धोखेबाज न कहो, धोखेबाज न कहो। अरे उसकी वजह से मेरा बेटा चला गया, मेरे बाबा चले गए। अभी 10 दिन भी नहीं हुए घर में आए और देखो क्या हो गया। भगवान जाने कौन कौन से पाप करके आई है वो। देखिए आप लिमिट क्रॉस मत कीजिए। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं किसी। बाबा बस नहीं करो प्लीज। मामा इन्हीं को अभी तक होश भी नहीं आया। ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं, एक दूसरे का साथ देने का है। सब धोखेबाजी है, धोखा दिया सबने। छोड़ो, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं।
कृतिका की मोबाइल की लोकेशन से ये पता करो कि क्या वो उस दिन चकाला में ही थी जिस दिन कुरियर भेजा गया था। पर मैम कुरियर भेजने वाला तो कोई आदमी था। तो ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई आदमी हो। कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यस मैम। मैम यस मैम प्रीतिका का फोन लोकेशन चेक किया मैंने। उस दिन वो चकाला के आसपास भी नहीं थी। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक की, लेकिन कोई भी सस्पिशियस कॉल नहीं है। ना किसी क्रिमिनल के साथ कोई कनेक्शन है, ना किसी हिस्ट्री शीटर के साथ। मैडम, अक्षता अब खतरे से बाहर है। गुड। डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। क्या? अरे लेकिन 10 दिन पहले तो उसकी शादी हुई थी। हाँ, लेकिन वो 2 महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। एक काम करो, डॉक्टर से पता करो प्रेगनेंसी कितने महीनों की है। यस मैम। हो मैम। अक्षता के वूम में जो फीटस था वो कम से कम 3 महीने का था। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। यस। सर, रचित और अक्षिता दोनों एक दूसरे को 2 महीने से जानते थे। अक्षता पहले से ही प्रेग्नेंट थी, उसका किसी के साथ संबंध रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बम कांड के पीछे अक्षता का कोई पुराना प्रेमी हो? इन सवालों के जवाब तो सिर्फ अक्षता ही दे सकती है। चलो। राहुल, राहुल, राहुल। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये 10 प्लांट्स कम है। ऑर्डर तो 50 का था ना? हाँ, तो रास्ते में 10 गमले टूट गए तो फेंकने पड़े। राहुल, मुझे ना तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम बहुत झूठ बोलते हो। राहुल, मुझे ना तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना, मेरे पैसे वापस दे दो। लिसन, हर बार तुम मुझे पैसे लौटाने की धमकी नहीं दे सकती, समझी तुम? मेरे पैसे हैं, जब चाहे मांगू। पार्टनर है हम, मजाक है क्या? तुम ऐसे मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। राहुल, हमने जो भी किया है साथ में किया है, मिलकर किया है। राहुल हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर लोगी? अब तो तुम्हारा भाई भी नहीं है ना तुम्हारी तरफ से कुछ बोलने के लिए, धमकी देने के लिए। गुस्सा ठंडा हो जाए ना, फिर मिलते हैं पार्टनर। मैम, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मैम, वो रिवेंजफुल है। शांत हो जा। ठीक से बताओ हुआ क्या है? मैम, मेरा एक फ्रेंड है राहुल। मैंने उसके साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, नर्सरी का, जिसमें हम प्लांट्स बेचते थे। हम दोनों को 2-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने रचित दादा से बोल करके 3 लाख रुपए का लोन लिया और डिसाइड ये हुआ कि सारे पैसे वो पे करेगा। पर मैम, जब भी मैं उससे पैसे मांगती हूँ ना, वो कोई ना कोई बहाना बना करके मुझे मना कर देता है पैसे देने से। और एक दिन, राहुल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि मेरे 1 लाख रुपए कब लौटाओगे? नहीं है मेरे पास तो कहां से लाऊं? और क्या कर लोगी तुम? हाँ, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें प्रॉफिट होगा तभी लोन चुका पाऊंगा ना। और एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा कभी पैसे की बात की ना तो क्या? मैंने रचित दादा को सब बता दिया, तो उन्होंने आके। देख, फालतू बकवास मत कर, मुझे सिर्फ ये बता पैसे कब लौटाएगा मेरे? हाँ भैया, आपका 1 रुपया नहीं रखूंगा। ट्रस्ट में, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। देख, जितनी कोशिश करनी है ना कर ले। सिर्फ 2 हफ्ते हैं तेरे पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा मैं तुझे। कब हुआ ये सब? 1 हफ्ते पहले। आज मैं उसके घर गई थी जहां हमने अपने प्लांट्स रखे हैं, और जब मैंने उससे पैसे की बात की तो मुझे धमकी देने लगा। अच्छा, रहता कहाँ है ये राहुल? राहुल? हाँ मैडम। क्या हुआ मैडम? लड़की को धमकी देता है? कौन सी लड़की? हाँ, कौन सी लड़की? कोमल, 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 याद आ गया। कोमल, सारे पैसे लौटा दूंगा मैडम, और जो प्लांट्स मैंने चोरी छुपे बेचे थे ना, वो पैसे भी दे दूंगा। बात सिर्फ बिजनेस और लोन की नहीं है, मामला खून का है। खून? रचित ने वॉर्न किया था ना तुझे, और तूने इसे मार दिया। मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया, आई शपथ, कोई मर्डर नहीं किया। सवाल जवाब सब थाने चल के चल। अरे साहब, छोड़ दिया। अरे मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। इसे तब तक कस्टडी में रखो जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि खून के पीछे इसका कोई हाथ नहीं है।
एक काम करो, इसकी फोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर सब चेक करो। पता करो बम बनाने के बारे में इसने कोई रिसर्च की थी। हो सकता है वो बम वाला पार्सल इसी ने भेजा। हो मैडम। मैडम, वो चीटर राहुल, उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया मैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। उसका घर भी चेक किया, कंप्यूटर भी चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर रखो लॉकअप में, फिर छोड़ दो। मैम ये खूनी है तो बड़ा चालाक, उसने कुरियर भेजा और बच गया। मैम फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये तो क्लियर हो गया है कि वो बम होममेड था। इसका मतलब है बम बनाने के लिए जो भी जानकारी उसने ली होगी वो सारी इंटरनेट से ली होगी। मैम इसलिए मैं हर एक सस्पेक्ट की आईपी एड्रेस और वेब हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ, शायद उससे कुछ लीड मिल जाए। बोलो, किसका बच्चा था तुम्हारी कोख में? कुछ तो लिहाज कीजिए, अभी तो होश में आई है। चुप रहने वाला नहीं हूं। धोखा दिया इसने, इसकी वजह से मेरा बेटा मरा है। बोलती क्यों नहीं हो? किसका बच्चा था तुम्हारी कोख में? अच्छा हुआ तुम्हारा बच्चा मर गया। पता नहीं किसका पाप पल रहा था। ये हॉस्पिटल है, हाँ? या तमाशा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता। ये हमारे घर नहीं जाएगी, इसे लेके जाइए आप लोग। हाँ, ले जाएंगे हम इसे पुणे। आपकी जरूरत नहीं है हमें। बाबा अब बाहर चलो। बेटा अब बाहर चलो। ये नहीं जाएगी घर, मैंने कह दिया। बाबा क्यों? मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आपको तो बाबा की हालत पता ही है ना। अब ऐसे सब में कोई कैसे अपना बैलेंस रखेगा? और वही नहीं हमारे साथ घर जाएगी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। ऐसी हालत में उन्हें पुणे नहीं भेज सकते हम। लेकिन कैसे भरोसा कर ले हम? शांत रहो बेटा। देखिए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। पेशेंट अभी भी एनेस्थीसिया के इन्फ्लुएंस में है। पेशेंट कुछ घंटों तक बात नहीं कर सकती है। आप लोग पेशेंट को घर ले जा सकते हैं, पर इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी, हमारी फैमिली डॉक्टर है। ओके। हमें अक्षता से बात करनी है। आइए। सुधाकर जी, कल आप प्लीज बैंक आइए। पवार जी, अभी मन नहीं है। अभी हाल ही में रचित और बाबा के साथ ऐसा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑडिटर्स की क्वेरीज सिर्फ आप रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मीटिंग में मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। रीजनल हेड ऑफिस से भी कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू आंटी। घर की बात है बेटा। थैंक यू मैनेजर अंकल। आइए। तुम उन्हें मैनेजर अंकल क्यों कहती हो? जिस ब्रांच में अभी पापा मैनेजर है, उस ब्रांच में पहले पवार अंकल मैनेजर हुआ करते थे, तो तब से ही हम उन्हें मैनेजर अंकल बुलाते हैं। तुमसे बात हो सकती है? जी। तुम्हारी शादी हुई तब तुम प्रेग्नेंट थी, राइट? देखो, ये मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन है, हमें हर एंगल से सोचना होगा। किसका बच्चा था वो? कोई बॉयफ्रेंड? वो रचित का ही बच्चा था। मैं दरअसल हम दोनों ने मिलकर अरेंज मैरिज का नाटक किया था। मैं और रचित एक दूसरे को 1 साल से जानते थे। हम एक दूसरे को चाहते थे और मुझे पता था कि डैडी नहीं मानेंगे। वो लव मैरिज के लिए कभी परमिशन नहीं देते मैम। इसीलिए
हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। हमने सबको ऐसे दिखाया जैसे हम मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले हैं। उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को मिलवा दिया। हमारी शादी तय हो गई, पर उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। ये बात रचित को पता थी। ये अपने पाप को छिपाने के लिए मेरे मरे हुए बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। आप प्लीज चुप रहेंगे, हमें बात करने दीजिए। वो पार्सल तो मैंने उठाया था ना, क्या लिखा था उसके ऊपर? मिस्टर सालकर, बस यही लिखा था उसमें। एक बात बता, तुम और रचित पहले से प्यार करते थे, ये बात कोई और जानता है? जी हाँ, मेरे भाई पवन को पता है। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या कर लेते आप? शादी होने देते? क्या मिला शादी से? बदनामी? देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब हमें हमारी अक्षता का ध्यान रखना है। मुकुल, रचित और अक्षता दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। पता करो क्या सच में वो एक दूसरे को जानते थे 1 साल से? एक और बात, पार्सल सिर्फ मिस्टर सालकर के नाम से था, पर कौन? रचित, सुधाकर या ओंकारनाथ सालकर? क्योंकि मौत तो रचित की भी हुई। हो सकता है ये पार्सल उसी के लिए भेजा गया। पता करो। शिट यार। अरे फिर से ट्राई करो। ये देखो, इस बार ना इधर लग। अरे जोर से आने में। जोर से क्यों? अरे जोर से नहीं मारोगी स्ट्राइकर तो वहां लग के बाउंस कैसे होगा? और तभी जाके क्वीन पुट। नहीं अनन्या, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है हर एक एक्शन का कोई ना कोई तो भी रिएक्शन हो। यस! चलो चलो, खाना रेडी है, वैसे भी आज लेट हो गया है। दो मिनट। चलो चलो जल्दी खेलो, वरना मम्मा का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन निकल जाएगा। अच्छा, मैं रेडी हूँ। ये अनन्या को बोल रहा था खाना खाने के लिए चलते हैं। चलो। ये मैडम, इस बॉम्ब में जो मटेरियल यूज हुआ है ना, वो सालकर केस में पहले भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो एक्सप्लोजिव बहुत पावरफुल था, और दूसरा जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। और उसने रिमोट से एक डेटोनेटर को यूज करके ब्लास्ट किया गया होगा। डेटोनेटर को ट्रिगर कैसे किया जा सकता है? मैडम, किसी भी स्मार्टफोन से इसको ट्रिगर किया जा सकता है। अच्छा मैडम, जो आदमी रात को यहाँ पर आया था, जिसने ये कांड किया, उस आदमी को इसने देखा है। ये बारिश सोया हुआ था। क्या हुआ था? कौन था वो? मैं धमाके की आवाज से जाग गया, फिर 1 मिनट में दिखने में कैसा था वो? बहुत अंधेरा था, मैं चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। ठीक है, मैडम, इतनी सुनसान जगह पे उसने बम क्यों फोड़ा? शायद टेस्टिंग कर रहा था, और ये बम ज्यादा पावरफुल था। लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं
कि ये बम वो सालकर की फैमिली में ही पहुंचाना चाहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस बम का उस केस के साथ कुछ कनेक्शन है ही नहीं और ये बंदा कोई और ही है। हाँ मुकुल। अक्षता और रचित के कॉल रिकॉर्ड चेक किया मैम। अक्षता सच कह रही है मैम, वो दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे। पवन को ये बात पता थी और पवन ने रचित को एक बार कॉल भी किया था। अच्छा, इस पवन को थाने लेकर आओ। यस मैम। या तो तुम खुद से सच बता दो या फिर हम अपने तरीके से निकाल लेंगे। तुम्हें उन दोनों के अफेयर के बारे में पता था ना? तुमने रचित को कॉल भी किया था और उसके 1 महीने बाद दोनों की फैमिलीज मिली। मैम मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो अक्षता की लव मैरिज के लिए कभी हाँ ही नहीं बोलते। इसलिए जब अक्षता ने मुझे रचित के बारे में बताया तो मैंने उससे मिलने का फैसला किया। पवन, ये रचित है। रचित, पवन मेरा भाई। रचित। मुझे रचित अच्छा लगा। मैंने डैड से जाकर बोला कि मैंने एक ऑनलाइन लड़का ढूंढा अक्षता के लिए। तुम रचित से मिलने रेस्टोरेंट क्यों गए थे? मैम जब दोनों फैमिलीज का मिलना डिसाइड हुआ, उसे 1 हफ्ते पहले मैं मुंबई आया था किसी काम के लिए। मैंने रचित को फोन किया और उसे मिलने बुलाया। देख पवन, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं। एक लड़की मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैं उससे कल आखिरी बार मिला था उसे बताने के लिए कि मेरी शादी होने वाली है अक्षिता से। और तू जानता मैं कितना प्यार करता हूँ अक्षिता से। देख, अब जो भी तय करना होगा ना अक्षिता तय करेगी, और तुझे बिल्कुल सब कुछ सच सच बताना होगा। रचित ने प्रीतिका के बारे में अक्षिता को सब कुछ बता दिया। उसे बुरा लगा, गुस्सा आया, पर वो उससे प्यार करती थी। उसने उसे माफ कर दिया, पर मैंने नहीं। और इसीलिए तुमने उसे मार दिया और पार्सल पे मिस्टर सालकर लिखा ताकि वो पार्सल रचित खोले, तुम्हारी बहन ने। मैम मुझे ना रचित पसंद था ना ये शादी पसंद थी, लेकिन मैं अपनी बहन को विधवा क्यों करूंगा? अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं शादी से पहले करता ना। पवन ने आपसे जो कुछ भी कहा वही सच है, पर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं आ सकते। अरे ये मेरा घर है, मैं अपने घर में काहे को नहीं आ सकता हूँ? क्या हो रहा है? मैडम ये मेरा घर है, ये शरद है, मेरे घर का किराएदार। मैं इसको अपने घर में रखना नहीं चाहता। क्यों? क्या हुआ? वो मैंने ही कहा था भिड़े काका को कि ये लड़का परेशान कर रहा है। वो एक्चुअली हमारे दरवाजे के बाहर लेटर्स डालता था। लव लेटर थे वो, पोएम्स थी उनमें। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि कौन कर रहा है, फिर कुछ हफ्तों बाद आजोबा के हाथ एक लेटर आया। आजोबा ने शरद को देखा, फिर भिड़े काका को फोन किया। मैडम ये शरद के बारे में बहुत शिकायत आ रही। वो तो मेरे मित्र का बेटा था, इसके लिए मैंने इसको इधर रहने को दिया। लड़कियों से छेड़खानी करेगा तो इधर कैसे रहने देगा? मैडम आप बताओ। दरवाजा खोलो। करते क्या हो घर में? सब खिड़कियां बंद क्यों? मैडम वो सनलाइट की वजह से माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन? खुली खिड़कियां सरदर्दी होती है क्रिमिनल्स के लिए। उन्हें डर लगता है कहीं कोई देख न ले कि वो क्या कर रहे हैं। कामले, ओ मैडम। कमरे की अच्छी तरह से फॉरेंसिक जांच करवाओ। पता करो यहाँ कोई गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं क्या। ओ मैडम। मैडम मैंने कुछ नहीं किया है, प्यार हो गया था कोमल से, बस और कुछ नहीं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मिस्टर ओमकार नाथ सालकर ने तुम्हें लेटर डालते हुए देखा था और इसलिए तुमने उन्हें मार डाला ताकि तुम बदला ले सको। मुकुल, घायल है। यस मैम। चल चल। अरे बाबा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे ब्रेव गर्ल है। What happened? बिल्ली ने मुझे खरोच दिया। पर वो बिल्ली तो आपकी फ्रेंड है ना, आप हर रोज उसे दूध पिलाते हो।
मैंने गलती से उसकी पूंछ पर अपना पाँव रख दिया था। और उसने गलती से खरोच दिया तुम, वरना वो ऐसे करती है क्या? नहीं ना। हम भी कभी कभी अनजाने में सामने वाले को हर्ट कर देते हैं और वो अपने तरीके से रिएक्ट करता है। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है हर एक एक्शन का कोई ना कोई तो भी रिएक्शन हो। वो पार्सल तो मैंने उठाया था ना, क्या लिखा था उसके ऊपर? मिस्टर सालकर। मुकुल, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें अर्जेंटली एक चीज चेक करनी है। ओके मैम। मैम, आपका शक बिल्कुल सही निकला, खूनी वही है। काम्या को बुला लो, लेट्स गो। उसमें बम है। हाँ, मैनेजर अंकल, बटन दबाने का बहुत शौक है ना? अब लॉकअप में बैठ के बटन दबा। चल। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने क्या किया है? सुधाकर मेरा फैमिली फ्रेंड है, मैं उसे क्यों मारूंगा? ए शाण्या, गप्पो बस आता। तेरा आईपी एड्रेस चेक किया हमने, बॉम्ब पे बहुत सर्च किया रे तूने। करा बोले। बहुत ही चालाकी से अपने हर जुर्म को नतीजा दिया तुमने। बॉम्ब का रिसर्च करने के लिए भी तुमने खुद का मोबाइल और इंटरनेट नहीं यूज किया, लेकिन बैंक के वाईफाई से तुमने बॉम्ब के बारे में जितनी भी जानकारी निकाली उसकी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। समझे? बता, क्यों किया ये सब? मैं बताऊं? क्योंकि जिस ब्रांच में पहले तुम मैनेजर थे वहां अब सुधाकर मैनेजर है। तुम्हारा डिमोशन हो चुका था। ये प्रोफेशनल दुश्मनी का केस था, है ना? जिसे तुम दोस्त कहते हो ना, उसने अपना बेटा खोया है, अपने पिता को गंवाया है। क्योंकि तुम्हारा जी नहीं है, तुमने बैंक में बम पहुंचा दिया और इसीलिए तुम सुधाकर को बार बार बैंक आने के लिए फोर्स कर रहे थे, है ना? सुधाकर जी, कल आप प्लीज बैंक आइए। पवार जी, अभी मन नहीं है। देखिए, मीटिंग में मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। क्या हासिल हो जाता अगर सुधाकर मर जाता? मौत से बेहतर सजा नहीं हो सकती थी उसकी। उसने मुझसे मेरी जॉब चोरी, मेरे ब्रांच की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की हेड ऑफिस में। इंक्वायरी बैठी और मेरा डिमोशन हो गया। उसके बाद वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि उसने कुछ किया ही ना, जबकि सब कुछ उसी ने किया। उसने सिर्फ वही किया जो उसका काम था, तुम्हारा डिमोशन नहीं। एक बैंकर के नाते जो फर्ज था वही निभाया उसने। गलती तुम्हारी थी इसलिए तुम फंस गए, जिम्मेदार तुम हो, वो नहीं।
क्रोध, आक्रोश, ईर्ष्या कभी भी दूसरों को नहीं बदलते। ये सिर्फ उनका परिवर्तन करते हैं जो लोग इन भावनाओं को अपने अंदर पनपने का मौका देते हैं। राम और रावण तो हम सभी के मन में होते हैं, लेकिन जिसके मन का राम उसके अंदर के रावण का वध करने की हिम्मत रखता है, वही इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकता है। पवार अगर चाहता तो अपने गलतियों से सीख ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। पवार ने अपने मैनेजर की पोस्ट गंवा दी क्योंकि गलती उसकी खुद की थी, जिसके लिए वो सुधाकर को जिम्मेदार मान बैठा। बदले की आग में झुलसता गया और खुद ही क्रिमिनल बन बैठा। नतीजा 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई। याद रहे, जिंदगी की हर नाकामयाबी हमें खुद को बदलने का मौका देती है, दूसरों से बदला लेने का नहीं। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।